हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 11th का चैप्टर सेल साइकिल एंड डिवीजन का थर्ड लेक्चर करेंगे, जिसमें हम माइटोसिस के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है माइटोसिस। माइटोसिस जिसे सेल साइकिल में एम फेज़ भी बोलते हैं, माइटोसिस फेज़, या इसे इक्वेशनल डिवीजन भी बोलते हैं। इक्वेशनल डिवीजन डिवीजन क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब सेल अपने साइकिल से जा रहा होता है, एम फेज़, G1 फेज़, S एंड G2 फेज़, इस पॉइंट पर जैसे यहाँ पर इसकी अमाउंट ऑफ DNA कितना होता है 2C, और प्लॉइडी कितनी होती है 2N। G2 फेज़ में आते वक्त ये हो जाता है 4C और प्लॉइडी 2N ही रहती है। यहाँ से 4C वाला जो सेल है, ये 4C वाला सेल M फेज़ में एंटर करता है डिवाइड करने के लिए, और M फेज़ के एंड तक 2 सेल्स बनाता है, जिसमें इस 4C को इक्वली डिवाइड कर देता है 2C एंड 2C अमाउंट ऑफ DNA, और प्लॉइडी दोनों में 2N एंड 2N होती है। अब ये 2C वाला DNA अपने पेरेंट सेल वाला DNA उससे बिल्कुल मैच करता है इन अमाउंट ऑफ DNA एंड द प्लॉइडी ऑफ द सेल। इसीलिए इसे इक्वेशनल डिवीजन बोलते हैं। ये दोनों सेल्स जो हैं, ये अपने पेरेंट सेल को रिजेंबल करते हैं हर चीज़ में, अमाउंट ऑफ DNA और क्रोमोसोम में। इसीलिए इसे इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं कि इक्वल अमाउंट ऑफ DNA प्रेजेंट है दोनों में। सिग्निफिकेंस जो माइटोसिस की क्या है कि जैसे कभी कोई इंजरी हो जाती है, मान लो हमारी आर्म पर, जो हमारी बाजू है, हमारी बाजू पर जब कोई इंजरी हो जाती है, कहीं कट लग जाता है, तो वो थोड़े दिन बाद वो ठीक हो जाता है, वो सेल्स वही वापस बन जाते हैं जो स्किन के सेल्स ऑलरेडी वहाँ प्रेजेंट थे, जो इंजर हो गए थे। ये कैसे होता है? ये स्किन के सेल्स इस सेल साइकिल के थ्रू अपने जैसे बहुत सारे सेल्स बना लेते हैं उस चीज़ को कवर करने के लिए। मैं उस ब्लड क्लॉट की बात नहीं कर रही, उस ब्लड क्लॉट के बाद जब हमारी प्रॉपर वहाँ स्किन वापस आ जाती है, उसकी बात कर रही हूँ। वो सेल्स कैसे बने, वो इतने सारे सेल्स कैसे बने, एक जैसे कैसे बने, वो माइटोसिस की हेल्प से ही बनते हैं। कोई भी सेल डिवीज़न हमारी बॉडी में हो रही है, किसी भी तरह की ग्रोथ हमारी बॉडी में हो रही है, वो माइटोसिस की वजह से हो रही है, क्योंकि माइटोसिस इक्वेशनल डिवीज़न है। इसमें इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एंड अमाउंट ऑफ DNA सेम एज द पेरेंट सेल प्रेजेंट होते हैं डॉटर सेल्स में, इसीलिए इसे इक्वेशनल डिवीज़न बोलते हैं। जो एम फेज़ होता है, एम फेज़ में 2 डिविजन्स होती हैं। पहली डिवीज़न होती है कैरियोकाइनेसिस और दूसरी डिवीज़न होती है साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस का मतलब है सबसे पहले न्यूक्लियर डिवीज़न होगी, न्यूक्लियस डिवाइड करेगा, उसके बाद साइटोप्लाज्म की डिवीज़न होगी, और फिर जैसे ही न्यूक्लियस की डिवीज़न होगी, जैसे ये सेल है, जैसे ही अंदर जो न्यूक्लियस है वो इस तरह से डिवाइड करेगा, इसके बाद साइटोप्लाज्म भी डिवाइड करेगा। जब न्यूक्लियस ये यहाँ से डिवाइड होता हुआ ही कंबाइन कर जाएगा, फिर अलग से ये 2 न्यूक्लियस बन जाएंगे, एक इसमें चला जाएगा, एक इसमें चला जाएगा, और फिर सेल की जो मेम्ब्रेन है उसमें कंस्ट्रिक्शन आ जाएगी, और इस तरह से ये भी अंदर को जाते जाते ये 2 अलग अलग सेल्स में डिवाइड कर जाएंगे। तो सबसे पहले न्यूक्लियस की डिवीज़न होगी, उसके बाद इसकी साइटोप्लाज्म की डिवीज़न होगी, जिसके एज अ रिज़ल्ट हमें 2 डॉटर सेल्स मिल जाएंगे। जो कैरियोकाइनेसिस है, इसकी 4 पार्ट्स होते हैं, इसके 4 फेजेस होते हैं। कैरियोकाइनेसिस में 4 फेजेस होते हैं। पहला होता है प्रोफेज़, दूसरा होता है मेटाफेज़,
तीसरा होता है एनाफेज और चौथा होता है टीलोफेज। जो सीक्वेंशियल अरेंजमेंट है, सीक्वेंशियल इवेंट्स हैं, यानी कि किस सीक्वेंस में ये इवेंट्स होते हैं, ये है पी एम ए और इसे टी से डिनोट करें तो किस सीक्वेंस में इवेंट्स होते हैं। सबसे पहले प्रोफेज होता है, फिर मेटाफेज होता है, फिर एनाफेज होता है और फिर टीलोफेज होता है। अगर हम टाइम वेरिएशन की बात करें जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, तो सबसे ज़्यादा टाइम प्रोफेज को लगता है, फिर मेटाफेज को लगता है। अब इन दोनों में चेंज आ जाता है कि उससे कम फिर टीलोफेज को लगता है और सबसे कम टाइम एनाफेज को लगता है। अब हम एक एक करके इसके सभी फेजेस को पढ़ेंगे। सबसे पहला फेज है प्रोफेज। प्रोफेज क्या है? फर्स्ट फेज ऑफ माइटोसिस। माइटोसिस या सेल डिवीजन, उसका फर्स्ट फेज होता है प्रोफेज। या इसे कह लें दैट इट फॉलोज एस एंड G2 फेज। जब भी हम इन फेजेस को लिखते हैं तो हमेशा एक सीक्वेंस में लिखते हैं। जो सेल साइकिल था M फेज, G1, S एंड G2, हमने कहा कि प्रोफेज फॉलो करता है S एंड G2 फेज को। हमने ये सीखा है कि हमने इस डायरेक्शन में सेल साइकिल को फॉलो करना है, तो S एंड G2 को भी हमने उसी तरह से लिखा है। पहले S, फिर उसके बाद G2, उसके बाद फॉलो करता है S से होता हुआ G2 और फिर G2 को फॉलो करता है M फेज। यही मतलब है इस लाइन का, दैट इट फॉलोज S एंड G2 फेज। इस जो प्रोफेज में सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है कि जो मान लो ये न्यूक्लियस है, ये क्या है? न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस है और मान लो ये सेल है, ये बाकी का सेल है, ये न्यूक्लियस है। इस न्यूक्लियस में जो डीएनए था वो इस तरह से बहुत ही ज़्यादा टैंगल्ड होके पड़ा था, एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में था जिसे बोलते हैं क्रोमैटिन। और ये है न्यूक्लियोलस। जो क्रोमैटिन है वो यहाँ पर प्रोफेज वो फेज़ होता है जहाँ पर क्रोमैटिन स्टार्ट करता है, ख़त्म नहीं, स्टार्ट या इनिशिएट करता है, स्टार्ट टू कंडेंस। कंडेंस यानी कि गाढ़ा, स्टार्ट करता है, गाढ़ा होना स्टार्ट करता है। गाढ़ा कैसे होता है? वो सबसे पहले तो वो अनटैंगल होता है कि वो ऐसे ऐसे पड़ा है, वो यहाँ पर ऐसे क्रिएट हो जाएगा। इसके बाद जो यानी कि इस तरह से हमारा डीएनए पहले ऐसे पड़ा है, यहाँ से वो अनटैंगल्ड होगा। अनटैंगल्ड होने के बाद वो अपने ऊपर ही वो कॉम्पैक्टली पैक होना शुरू हो जाएगा इस तरह से। जैसे ये डीएनए है और फिर ये जो डीएनए है ये थोड़ा और टाइट हो रहा है और फिर उसके बाद हमें बिल्कुल इस तरह से दिखाई दे रहा है और इस तरह से फिर आगे हमें ये एक्स स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं जिसे बोलते हैं क्रोमोसोम। ये और ज़्यादा अपने ऊपर ही लपेटता हुआ इस तरह से बहुत कंडेंस हो जाता है और क्रोमोसोम का ये वाला स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेता है, बना लेता है ये वाला स्ट्रक्चर। क्रोमैटिन इस प्रोफेज स्टेज में क्रोमैटिन ये प्रोसेस स्टार्ट करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि अभी सिर्फ प्रोफेज में ये सिर्फ स्टार्ट करता है। उसके बाद जो साइटोप्लाज्म है, ये है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में हमने एक ऑर्गेनेली पढ़ी थी, सेंट्रोजोम पढ़ी थी। ये देखो, ये इसका एक एक्सेस है, ये इसका दूसरा एक्सेस है। ये सिंगल जो है ये था सेंट्रियोल। 90 डिग्री के एंगल पर जब आ जाते हैं तब वो क्या बना लेते हैं? सेंट्रोजोम।
सेंट्रोजोम। और जब हम माइटोसिस फेज में होते हैं तब ये सेंट्रोजोम क्या करता है, ये सेंट्रोजोम ऑपोजिट एंड पर चला जाता है। मान लो एक एंड ये है और एक एंड ये है, ये ऑपोजिट एंड्स आ गए। यहाँ पर एक सेंट्रोजोम जाएगा और यहाँ पर दूसरा सेंट्रोजोम इस तरह से प्लेस हो जाएगा। ये जो सेंट्रोजोम डबल हुए हैं ये हुए थे एस फेज़ में डबल, क्योंकि सिंथेसिस तो उसी फेज़ में होनी है ना। मेटा फेज़ में सिर्फ चीज़ें अलग अलग होंगी और सेल डिवाइड करेगा। बस बनाने का काम, ऑर्गेनेलीज के डबल होने का काम ये G1, S और G2 फेजेस में होता है। जैसे G1 फेज़ में ऑर्गेनेलीज बन रही थी, एस फेज़ में DNA की रेप्लिकेशन हो रही थी और G2 फेज़ में प्रोटीन्स, अलग अलग तरह के प्रोटीन्स की सिंथेसिस हो रही थी। वो सारी चीज़ों के बनाने का जो फंक्शन है वो इंटरफेज़ के दौरान होगा, लेकिन इन चीज़ों के सेपरेट होने का जो टाइम है वो अब मेटा फेज़ में है। तो मेटा फेज़ का जो फर्स्ट फेज़ प्रोफेज़ है उसमें दो चीज़ें होती हैं। एक तो जो क्रोमैटिन है वो अपनी कंडेंसेशन स्टार्ट करता है और जो सेंट्रोजोम है वो ऑपोजिट पोल्स पर शिफ्ट हो जाएगा, ये ऑपोजिट पोल्स पर शिफ्ट हो जाएगा। इसके अगर हम पॉइंट्स लिखें तो क्या होगा कि क्रोमैटिन स्टार्ट टू कंडेंस, क्रोमैटिन स्टार्ट टू कंडेंस टू फॉर्म क्रोमोसोम्स एंड टू क्रोमैटिड्स, ये बन गए ना क्रोमैटिड्स, टू क्रोमैटिड्स are attached together at सेंट्रोमियर। जो सेंट्रोमियर है यहाँ पर ये दो क्रोमैटिड्स अटैच होते हैं, ये दो क्रोमैटिड्स सेंट्रोमियर पर अटैच होते हैं। ये जो चीज़ है ये है क्या है, सेंट्रोमियर। ये दो क्रोमैटिड्स, एक क्रोमैटिड ये पहला क्रोमैटिड और जिसको मैंने कलर नहीं किया ये दूसरा क्रोमैटिड, ये सेंटर पर क्या है, नो आई दिस इज रॉन्ग एंड रियली सॉरी, ये हमारा एक क्रोमैटिड है और ये हमारा दूसरा क्रोमैटिड है, ये दूसरा क्रोमैटिड है ओके। और ये क्या है, सेंट्रोमियर। इस तरह का एक्स स्ट्रक्चर शेप बनाने शुरू कर देता है। क्रोमैटिन कंडेंस होना शुरू हो जाता है ताकि वो एक्स स्ट्रक्चर वाले एक्स स्ट्रक्चर्स बनाना शुरू कर दे, जिसे क्रोमोसोम्स कहते हैं। और दो क्रोमैटिड जो हैं वो सेंट्रोमियर पर का जॉइंड होते हैं। उसके अलावा क्या होता है कि जो सेंट्रोजोम है, सेंट्रोजोम मूव टू ऑपोजिट पोल्स, ये ऑपोजिट पोल्स पर चले जाते हैं। जो सेंट्रोजोम होता है ये किसका बना होता है, ट्यूबुलिन प्रोटीन का होता है। और हमने पीछे पढ़ा, जो हमारा लास्ट लेक्चर था उसमें पढ़ा था कि ट्यूबुलिन प्रोटीन G2 फेज़ में बन रहा है और ये ट्यूबुलिन प्रोटीन स्पिंडल फाइबर की फॉर्मेशन करता है, स्पिंडल फाइबर की फॉर्मेशन करता है। जो सेल है यहाँ पर अब आ चुका है सेंट्रोजोम। इस सेंट्रोजोम से इस तरह से स्पिंडल फाइबर्स निकलते हैं, फाइबर्स निकलते हैं इस तरह से। इन स्पिंडल फाइबर्स की जो फॉर्मेशन है वो कौन करता है, ट्यूबुलिन प्रोटीन करता है, जो सेंट्रोजोम से निकलते हैं। ट्यूबुलिन प्रोटीन से फॉर्म होता है ये। अब जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं जो सेंट्रोजोम के आसपास प्रेजेंट होते हैं, जो माइक्रोट्यूब्यूल्स सेंट्रोजोम के आसपास प्रेजेंट होते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स के बारे में हमने अपने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में। तो माइक्रोट्यूब्यूल्स विच आर प्रेजेंट अराउंड सेंट्रोजोम, जो माइक्रोट्यूब्यूल सेंट्रोजोम के आसपास प्रेजेंट होते हैं, उस पूरे जो अरेंजमेंट है, जैसे मान लो ये सेंट्रोजोम है और इसके अराउंड जो इस तरह से माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट है, इस स्ट्रक्चर को क्या बोल देंगे हम, इज़ कॉल्ड एस्टर। इसे हम एस्टर बोलते हैं।
जो प्लांट सेल्स, इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, एस्टर। जो प्लांट सेल्स होते हैं, प्लांट सेल्स डू नॉट हैव एस्टर, उनमें ऐसा स्ट्रक्चर नहीं बनता, उनके सेंट्रोजोम के आसपास माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट नहीं होते, तो उनके पास एस्टर नहीं होता। इसीलिए प्लांट सेल्स को एनएस्ट्रल बोलते हैं, एनएस्ट्रल। जो एनिमल सेल्स होते हैं, एनिमल सेल्स के पास 2 एस्टर होते हैं, क्योंकि एनिमल सेल्स के पास एक एस्टर ये रहा और एक एस्टर यहाँ फॉर्म हो जाएगा, तो 2 एस्टर मिलते हैं एनिमल सेल्स के बाद, और इसीलिए इनको बोलते हैं एम्फी एस्ट्रल। एनिमल सेल्स को बोलते हैं एम्फी एस्ट्रल। प्लांट सेल को एनेस्ट्रल क्यों बोलते हैं? अब इनके पास एस्टर क्यों नहीं होता? क्योंकि इनके पास सेंट्रियोल ही नहीं होता। अगर आपको लास्ट जो हमारा चैप्टर था सेल यूनिट ऑफ लाइफ, उसमें मैंने बताया था सेंट्रियोल जो है वो प्लांट सेल्स में हमें नहीं मिलता, ड्यू टू लैक ऑफ सेंट्रियोल। इनमें सेंट्रियोल ही नहीं प्रेजेंट होता। सेंट्रियोल नहीं होता तो सेंट्रोजोम नहीं बनेगा, सेंट्रोजोम नहीं बनेगा तो उसके आसपास माइक्रोट्यूब्यूल्स आकर एस्टर वाली फॉर्मेशन कैसे होगी? वो नहीं बनेगी। उसके अलावा प्रोफेज में और क्या क्या चीज़ें होती हैं? जो सेल होता है उसमें एक तो जो न्यूक्लियस है उसमें डीएनए कंडेंस होना शुरू हो गया है, ओके, ये न्यूक्लियोलस है, और यहाँ पर हमारे सेंट्रोजोम पहुँच चुके हैं, ऑपोजिट एंड्स पर उनके आसपास माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं। अगर ये स्ट्रक्चर बन रहा है यानी कि ये एनिमल सेल की हम बात कर रहे हैं अभी। अब इसमें जो ऑर्गेनेलीज हैं वो गायब हो चुके हैं। जो ऑर्गेनेलीज हैं जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्जी बॉडी है और न्यूक्लियोलस है, न्यूक्लियोलस ये क्या करती हैं? ये डिसअपियर कर जाती हैं, क्योंकि अब मेन फोकस है इनका डिवाइड होने का। ये डिसअपियर कर जाती हैं तो यहाँ पर ये भी नहीं होगा, और जो यहाँ पर ऑर्गेनेलीज हैं वो भी नहीं होंगी यहाँ पर, वो भी डिसअपियर कर जाती हैं। और लास्ट इवेंट इसका क्या होता है? सिर्फ प्रोफेज का लास्ट इवेंट होता है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ब्रेक डाउन कर जाती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कम्प्लीटली इंटैक्ट थी, मान लो ये न्यूक्लियस बनाया मैंने, ये कम्प्लीटली इंटैक्ट थी न्यूक्लियस, तो वो इस तरह से अब टूटना शुरू हो गई है। ये न्यूक्लियस है और अब ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है अब ये टूटना शुरू हो गई है, ये ख़त्म होना शुरू हो गई है। और कम्प्लीटली ख़त्म होती हुई ये बस ख़त्म हो जाती है, और न्यूक्लियस का जो अंदर का मटेरियल है बस वही रह जाता है, जिसकी कोई बाउंड्री नहीं है साइटोप्लाज्म के साथ। अब तो प्रोफेज यहीं तक होता है। न्यूक्लियोलस डिसअपियर कर गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी ये सब डिसअपियर कर गया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर कर गया। प्रोफेज की अगर हम बात करें तो प्रोफेज फर्स्ट फेज़ होता है जो एस और G2 फेज़ को फॉलो करता है। इस फेज़ में मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यही है कि क्रोमैटिन कंडेंस होना शुरू हो जाता है। 2 क्रोमैटिड सेंट्रोमियर पर अटैच होते हैं। जो सेंट्रोजोम है वो ट्यूबुलिन प्रोटीन का बना होता है जो स्पिंडल फाइबर बनाता है, और धीरे धीरे इसकी सारी ऑर्गेनेलीज डिसअपियर कर जाती हैं और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी ख़त्म हो जाती है। न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच में अब कोई भी बाउंड्री नहीं बचती। अगला हमारा फेज़ है मेटाफेज़। सेकेंड इज मेटाफेज़। मेटाफेज़ में क्या होता है? मेटाफेज़ में जो क्रोमोसोम मटेरियल है या क्रोमैटिन completely condenses to chromosome। जो कंडेंसेशन वाला प्रोसेस है, जो कंडेंस हो रहा था वो क्रोमोसोम बनाने को, वो कंप्लीट हो जाता है। ये मेटाफेज में सबसे पहले क्या होता है कि इसमें क्रोमोसोम मटेरियल कम्प्लीटली कंडेंस हो जाता है।
मेटाफेज का सबसे इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है वो ये है कि जो न्यूक्लियर एनवेलप है, न्यूक्लियर एनवेलप डिसअपियर, ये है इसका इनिशिएशन ऑफ मेटाफेज। कैसे पता चलता है हमें कि अब सेल जो है वो मेटाफेज में पहुंच चुका है? जब सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है उसका न्यूक्लियर एनवेलप कंप्लीटली डिसअपियर कर जाता है, उसे बोलते हैं मेटाफेज। क्रोमैटिन कंप्लीटली कंडेंस हो जाता है इनटू क्रोमोसोम्स, और यही वो फेज़, अब वो कंप्लीटली क्रोमोसोम्स में आ गया है। क्रोमोसोम इस तरह के एक्स लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनके सेंटर में क्या होता है? सेंट्रोमियर। तो जो मेटाफेज में अब ये कंप्लीटली अच्छे से ये दिख रहे हैं हमें, तो इसका जो स्ट्रक्चर है या जिसको कह लो मॉर्फोलॉजी है, मॉर्फोलॉजी क्या होती है? आउटर स्ट्रक्चर, जिस तरह का स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर कैसा बना है, वो किस तरह से बना है, उसको बोलते हैं मॉर्फोलॉजी। उस स्टडी को बोलते हैं मॉर्फोलॉजी। तो बाहरी जो स्ट्रक्चर है उसकी स्टडी को, क्रोमोसोम की स्टडी को अच्छे से हम मेटाफेज में कर पाते हैं। मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम्स कैन बी ईजिली स्टडीड। मेटाफेज में हम क्रोमोसोम्स की मॉर्फोलॉजी को आसानी से पढ़ सकते हैं क्योंकि ये माइक्रोस्कोप के अंदर बहुत इजीली हमें अब विजिबल होते हैं। अब मेटाफेज का क्रोमोसोम दिखता कैसा है? मान लो ये क्रोमोसोम है और इसके सेंटर में ये लगा है सेंट्रोमियर। ओके, ये है सेंट्रोमियर। इस सेंट्रोमियर की जो ये एक्सिस है, यहाँ पर डिस्क शेप्ड ऐसी चीज़ें लगी होती हैं, प्रोटीनेशियस डिस्क शेप्ड चीज़ें हैं, इसको बोलते हैं काइनेटोकोर। काइनेटोकोर क्या होती है? एक डिस्क, प्रोटीन डिस्क होती है। यही वो प्रोटीन डिस्क है जहाँ पर आकर जो हमारे ऑपोजिट पोल्स पे सेंट्रोमियर पड़े हैं 90 डिग्री पे, सेंट्रोजोम जो पड़ा है, वो सेंट्रोजोम जिससे स्पिंडल फाइबर निकलेगा, वो स्पिंडल फाइबर इसी काइनेटोकोर से आकर जुड़ता है। यहाँ इस काइनेटोकोर का ये काम होता है, इस काइनेटोकोर पर आकर स्पिंडल फाइबर जुड़ते हैं। ये क्या है? स्पिंडल फाइबर। मेटाफेज में एक क्रोमोसोम के ऊपर 2 स्पिंडल फाइबर्स जुड़ते हैं। मेटाफेज, माइटोसिस का जो मेटाफेज माइटोसिस का पढ़ा हमने। माइटोसिस में जो मेटाफेज आता है, क्यों मैंने पर्टिकुलर ऐसे लिखा माइटोसिस? क्योंकि कुछ बड़े ही इम्पॉर्टेंट डिफरेंसेस हैं जो माइटोसिस और मेटाफेज को डिफरेंशिएट करते हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट डिफरेंसेस हैं ये, इसीलिए मैंने पर्टिकुलर अलग से ये लिख दिया है। जो मेटाफेज है उसमें एक क्रोमोसोम पर कितने क्रोमैटिड्स हैं? एक क्रोमोसोम पर, एक कंप्लीट क्रोमोसोम पर 2 स्पिंडल फाइबर्स जुड़ रहे हैं, 2 स्पिंडल फाइबर्स जुड़ रहे हैं। ये स्पिंडल फाइबर्स जो होते हैं, ये स्पिंडल फाइबर्स ब्रिंग क्रोमोसोम टू इक्वेटोरियल प्लेट। क्या करते हैं ये स्पिंडल फाइबर? ये सेल है, ओके, ये सेल है और यहाँ पर हमारा सेंट्रोजोम पड़ा है। 90 डिग्री पे सेंट्रियोल थे, वो सेंट्रोजोम बना गए। यहाँ से स्पिंडल फाइबर निकलेगा। जो क्रोमोसोम्स पड़े हैं, इस तरह से दिखा देती हूँ।
मान लो ये जो स्पिंडल फाइबर है ये यहाँ जुड़ा है, और इससे जो स्पिंडल फाइबर निकला है ये यहाँ जुड़ा है, यहाँ जुड़ा है, इससे यहाँ पर जुड़ा है। ये रैंडमली किसी भी क्रोमोसोम के साथ जुड़ सकते हैं। मैंने एक एग्जांपल दिया है। अब इसकी जो ये जो एक क्रोमैटिड है जिसको मैं अभी कलर कर रही हूँ, ये जो एक क्रोमैटिड है और ये है दूसरा क्रोमैटिड, इनके बीच में है सेंट्रोमियर। इस सेंट्रोमियर के ऊपर जुड़ गया स्पिंडल फाइबर, सेम विद अदर क्रोमोसोम्स। ये स्पिंडल फाइबर इसको इस तरफ खींच रहा है। इस सेल का जो सेंटर इक्वेटोरियल लाइन है वो है ये, सेंटर में इक्वेटोरियल लाइन जो है वो है ये स्पिंडल फाइबर इसको खींच कर यहाँ पर लेकर आएगा इस तरह से। ये स्पिंडल फाइबर इसको इस तरफ खींच कर आएगा। अब कैसे पता ये इस तरफ आएगा? जब भी डायग्राम में क्रोमैटिड्स ये टेल्स है, इनको टेल बोलते हैं, ये अगर पीछे की तरफ, यानी कि ये जो सेंट्रोजोम है, सेंट्रोजोम की तरफ को अगर ये पॉइंट कर रही हैं, ये देखो ये सेंट्रोजोम की तरफ है, सेंट्रोजोम की तरफ है, ये सेंट्रोजोम टूवर्ड्स सेंट्रोजोम की तरफ है, ये भी सेंट्रोजोम की तरफ है, इसकी टेल्स भी सेंट्रोजोम की तरफ है, इसकी टेल्स भी सेंट्रोजोम की तरफ है, या यूँ कह लो आउटर मेम्ब्रेन की तरफ इनकी टेल्स है अभी। तो इनको खींचकर, इनके सेंटर से खींचकर इनको यहाँ पर लाया जा रहा है, इनके सेंटर से खींचकर इनको यहाँ सेंटर पर लाया जा रहा है इनके। तो ये कौन सा फेज़ है? ये है मेटाफेज। ये यहाँ पर आ जाएगा, ये यहाँ पर आ जाएगा, ये यहाँ पर ऐसे यहाँ पर खींच कर इसको यहाँ लाएंगे, और जो टेल है वो पीछे की डायरेक्शन को होगी। इसको यहाँ पर लाया जा रहा है, इसको यहाँ पर लाया जा रहा है, और इसको यहाँ पर लाया जा रहा है। ये इक्वेटोरियल प्लेट पर सभी के सभी क्रोमोसोम्स ऐसे अलाइन कर जाते हैं। इसे बोलते हैं इक्वेटोरियल प्लेट और मेटाफेजिक प्लेट। या इसे एक और नाम देते हैं जिसे कहते हैं स्पिंडल इक्वेटर। अब जब ये स्पिंडल इक्वेटर सेंटर से पास करता है तो सेल्स को इक्वली डिवाइड करता है, उसे कहते हैं सिमेट्रिक स्पिंडल। इसे कहते हैं सिमेट्रिक स्पिंडल। व्हेन इक्वेटोरियल plate passes through center of cell, dividing cell into two equal halves। जब भी ये इक्वेटोरियल प्लेट वहाँ बन रही है जहाँ सेल का भी सेंटर है, जिससे कि सेल के बराबर के दो हिस्से हमें दिखाई दे रहे हैं, तो उसे बोलते हैं सिमेट्रिक स्पिंडल। वहीं एक हमारी प्लांट्स में जब सेल डिवाइड कर रहा होता है तो प्लांट्स में क्या है कि मेजर पोर्शन जो है वो वैक्यूल ने कवर कर रखा है, मेजर पोर्शन वैक्यूल ने कवर कर रखा है। तो स्पिंडल जो है, सेल का सेंटर क्या है? सेल का सेंटर है ये है सेल सेंटर, लेकिन इसमें मैक्सिमम पोर्शन वैक्यूल ने कवर कर रखा है। तो यहाँ पर हमारे जो सेंट्रोजोम आ जाते हैं, सॉरी सेंट्रोजोम नहीं, तो यहाँ पर हमारी डायरेक्ट स्पिंडल फॉर्मेशन होती है, डायरेक्ट जो स्पिंडल फाइबर्स होते हैं वो बनते हैं। और ये जो है यहाँ पर हमारे क्रोमोसोम्स आ जाते हैं, यहाँ पर जब क्रोमोसोम्स आ जाते हैं तो यहाँ से तो डिवाइड कर जाता है, लेकिन बाकी का एरिया अनइक्वली डिवाइड कर जाता है। या और क्लियरली इसको बोलूँ तो ये सेल था, ये वैक्यूल था, यहाँ से अगर स्पिंडल इक्वेटर फॉर्म हो तो इक्वेटोरियल प्लेट ये बनेगी, ये स्पिंडल फाइबर्स हैं, यहाँ पर क्रोमोसोम्स हमारे अलाइन हो जाएंगे, ये इक्वेटोरियल प्लेट ये बन जाएगी, ये है इक्वेटोरियल प्लेट।
जैसे मान लो इस वाली फॉर्मेशन में जब यहाँ से सेल डिवाइड कर गया, ये हमें हाफ दिखाई दे रहे हैं, बट जब यहाँ से डिवाइड कर गया बाकी का सेल, मान लो ये इतना इतना पोर्शन इस सेल में चला गया और सिर्फ इतना पोर्शन इस सेल में रहा, तो ये अनइक्वल डिवीजन हुई ना। इसमें भी अगर हम देखें, ये इक्वेटोरियल लाइन है, जहाँ इक्वेटोरियल लाइन होती है डिवीज़न वहीं से होती है, वहीं से डिवीज़न होती है। जो हमारी एनिमल सेल में हमने देखी, इक्वेटोरियल लाइन भी यही थी और सेल की सेंटर लाइन भी यही थी, इसीलिए बराबर की डिवीज़न हमें दिखाई दे रही है। प्लांट सेल्स में इक्वेटोरियल लाइन तो ये है, लेकिन सेल की या तो ये है कंप्लीट हाफ, अगर वैक्यूल किस जहाँ वैक्यूल प्रेजेंट है वहाँ से अगर हम इक्वली हाफ निकालें सेल का, तो ये सेल का हाफ है, यानी कि यहाँ पर सेल, ये सेल का हाफ है, लेकिन सेल यहाँ से हाफ नहीं करेगा, सेल हमेशा अपनी डिवीज़न करता है इक्वेटोरियल प्लेट से। तो धीरे धीरे ये जो है ये यहाँ से डिवाइड होना शुरू हो जाएगा, तो ये एक सेल बन जाएगा और ये दूसरा सेल बन जाएगा। अब ये सेल बड़ा है और ये सेल छोटा है, और इसमें क्या है, अनइक्वल डिवीज़न होती है, अनइक्वल डिवीज़न होती है, और इसीलिए इसे कहते हैं एसिमेट्रिक स्पिंडल, एसिमेट्रिक स्पिंडल, एसिमेट्रिक स्पिंडल। जैसे प्लांट सेल डिवाइड्स फ्रॉम स्पिंडल इक्वेटर, सभी सेल स्पिंडल इक्वेटर से ही डिवाइड करेंगे, रिजल्टिंग इनटू टू अनइक्वल सेल्स, अनइक्वल सेल्स में रिजल्ट करती है वो, तो उसे बोलते हैं एसिमेट्रिक स्पिंडल। अब एक इम्पॉर्टेंट टर्म है कॉन्ग्रेशन। कॉन्ग्रेशन क्या होता है, टू ब्रिंग क्रोमोसोम्स ऑन इक्वेटोरियल प्लेट, इसे कॉन्ग्रेशन बोलते हैं। देखो ये जो सेल है, इसमें जब इन क्रोमोसोम्स के साथ स्पिंडल जुड़े, तो वो जो प्रोसेस जिससे ये इनके सेंट्रोसोम को खींच रहे हैं ताकि ये इस इक्वेटोरियल प्लेट पर इस तरह से अलाइन हो जाएं, इस खींचने को, इस प्रोसेस को जिसे यहाँ इन्हें सेंटर पर लाया जा रहा है, इस प्रोसेस को बोलते हैं कॉन्ग्रेशन, ताकि ये इक्वेटोरियल प्लेट पर अलाइन हो जाए। अब हम अपने नेक्स्ट फेज़ पर जाएंगे। माइटोसिस का जो थर्ड फेज़ है इसे बोलते हैं एनाफेज़। एनाफेज़ में क्या होगा, एग्जाम्पल के लिए मैं सिर्फ ये मान लो इक्वेटोरियल लाइन है हमारी, ओके, ये हमारे सेंट्रोसोम है, मैं सिर्फ एक क्रोमोसोम बनाकर उसकी एक्सप्लेनेशन करूँगी। हमें मेटाफेज से ऐसा क्रोमोसोम मिला था जो इक्वेटोरियल लाइन पर अलाइन हो चुका है, जिसके सेंट्रोसोम के साथ 2 स्पिंडल फाइबर जुड़े हैं, एक क्रोमोसोम के साथ 2 स्पिंडल फाइबर जुड़े हैं, ये कंप्लीट एक क्रोमोसोम के साथ 2 स्पिंडल फाइबर्स जुड़े हैं। हमें मेटाफेज से ऐसा सेल हमें मिला है। अब एनाफेज में क्या होगा, इनको अलाइन करने के बाद ये कंप्लीट यहाँ से यहाँ तक जुड़ा होता है, ये यहाँ तक, इनको अलाइन करने के बाद अब ये स्पिंडल फाइबर इस सेंट्रोमियर को बीच में से तोड़ता हुआ यहाँ को खींचेगा, और ये स्पिंडल फाइबर इसको बीच में से तोड़ता हुआ यहाँ को खींचेगा। तो ये किस तरह से बन जाएगा, सेंट्रोसोम जो है वो ऐसे आ जाएगा, एक क्रोमैटिड इस तरफ को खींचा जा रहा है, इस तरफ को खींचा जा रहा है, और दूसरा क्रोमैटिड इस तरफ को खींचा जा रहा है, एक को इस तरह से खींचा जा रहा है और एक को इस तरह से खींचा जा रहा है, इस तरफ, ठीक है। अब मान लो जैसे ये यहाँ से अगर मैं इसको खींचूँ तो टेल बिहाइंड जो है वो सेंट्रोसोम के पीछे की तरफ है, यहाँ पर भी सेंट्रोसोम के पीछे की तरफ है, इस तरह से।
अब हमने ऐसी एक चीज़ पढ़ी थी मेटाफेज़ में भी। मेटाफेज़ में हमने पढ़ा था कि ये जो टेल है ये सेंट्रोजोम की तरफ होगी, जो ये सेंट्रोजोम है ये सेंट्रोजोम की तरफ होगी और सेंट्रोमियर मेटाफेजिक प्लेट की तरफ होगा, तो ये मेटाफेज़ है। और जब ये टेल मेटाफेजिक प्लेट की तरफ होगी लेकिन इनका जो सेंट्रोमियर है वो सेंट्रोजोम की तरफ होगा, टूवर्ड्स सेंट्रोजोम, एंड आर्म्स ट्रेलिंग बिहाइंड, आर्म्स ट्रेलिंग बिहाइंड, तो ये क्या है? एनाफेज। एनाफेज एक ऐसा प्रोसेस है जिनमें इस एक क्रोमोसोम को दो क्रोमोसोम में तोड़ा गया है। वो जो क्रोमोसोम है वो एक क्रोमैटिड ही रिप्रेजेंट कर रहा है, उसे दो में तोड़ दिया गया है। और इन्हें जो ये खींचने का प्रोसेस है ये हमें एनाफेज में देखने को मिलता है। ये जो स्ट्रक्चर है कि जो आर्म्स है वो पीछे लटकती हुई आ रही हैं और जो ये सेंट्रोमियर है इसे खींचा जा रहा है टुवर्ड सेंट्रोजोम। ये एनाफेज का मेन फीचर है। एक क्रोमोसोम इस तरह से है, इस एक क्रोमोसोम को इस तरफ खींचा जा रहा है, इसको दूसरी तरफ खींचा जा रहा है और ये इस तरह का स्ट्रक्चर बन जाता है। ठीक है, इसको इस तरफ खींचा जा रहा है और इस क्रोमोसोम को इस तरफ खींचा जा रहा है। यानी कि अभी यहाँ पर क्या है? एक क्रोमोसोम है, यहाँ पर ये एक क्रोमोसोम है और ये एक क्रोमोसोम है। सॉरी, ये क्या है? एक क्रोमोसोम जो आगे एक डॉटर सेल में जाएगा, जो आगे एक डॉटर सेल में जाएगा। ये था मेन सेल जिसमें एक क्रोमोसोम और दो क्रोमैटिड थे। ये इस तरह से बीच से डिवाइड हुआ। ये एक क्रोमैटिड इस डॉटर सेल में चला गया, ये एक क्रोमैटिड इस डॉटर सेल में चला गया। मतलब ये आगे जाएगा, ये सेल नहीं है, ये है हमारा ये कंप्लीट सेल है क्योंकि न्यूक्लियस जो है वो इसमें डिसअपियर कर जाता है। ये एक तरफ जाएगा जो एक डॉटर सेल आगे फ्यूचर में बनाएगा, ये दूसरी तरफ जाएगा, ये दूसरी डॉटर सेल बनाएगा। इसमें एक क्रोमोसोम के अंदर दो क्रोमैटिड्स थे, लेकिन जब ये डॉटर सेल में डिवाइड कर जाती हैं तो एक क्रोमोसोम और एक क्रोमैटिड ही रहता है। इसमें एक क्रोमोसोम और एक क्रोमैटिड हो जाता है, तो क्रोमोसोम नंबर सेम रहता है। ये क्रोमोसोम वन क्रोमोसोम, जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम पेरेंट सेल में थे उतने नंबर ऑफ क्रोमोसोम डॉटर सेल में जाएंगे। इसीलिए ये जो है प्लॉइडी कभी नहीं बदलती। और ये दो क्रोमैटिड्स हैं जो एक एक क्रोमैटिड आधे हो गए हैं। दो क्रोमैटिड्स का रिजल्ट डॉटर सेल्स में आधा आधा ही गया है। एक क्रोमैटिड इसमें गया है, एक क्रोमैटिड इसमें गया है, यानी कि ये अमाउंट ऑफ डीएनए हाफ हो गया है। एक होता है जो एक केमिकल होता है जिसे बोलते हैं कॉल्चिसिन। कॉल्चिसिन एक केमिकल होता है, इट्स अ केमिकल विच डज नॉट अलाउ फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर। ये स्पिंडल फाइबर को नहीं बनने देता। जो कॉल्चिसिन है ये स्पिंडल फाइबर को नहीं बनने देता, ड्यू टू विच, और स्पिंडल फाइबर अगर नहीं बनेगा तो उससे क्या होगा? ड्यू टू विच क्रोमोसोम्स जो है, स्पिंडल फाइबर का मेन काम क्या होता है? क्रोमोसोम को अलग करना, इसके क्रोमैटिड्स को अलग करना, वो हो ही नहीं पाएगा। ड्यू टू विच क्रोमोसोम्स विल नॉट सेपरेट, वो अलग ही नहीं होंगे। जब सेपरेट नहीं होंगे एंड रिजल्ट इन मूविंग टू वन डॉटर सेल, ये पूरा का पूरा क्रोमोसोम अलग नहीं हुआ क्योंकि स्पिंडल फाइबर नहीं बना।
स्पिंडल फाइबर का काम था इन्हें अलग करना। कॉल्ट्रीसीन की वजह से, कॉल्ट्रीसीन एक ऐसा केमिकल है जो इस स्पिंडल फाइबर को नहीं बनने देता। जब स्पिंडल फाइबर नहीं बनेगा तो क्रोमोज़ोम के जो क्रोमैटिड्स हैं वो सेपरेट नहीं होंगे, तो यही पूरा क्रोमोज़ोम किसी एक डॉटर सेल में चला जाएगा। उस जो डिफेक्ट है उसे बोलते हैं पॉलीप्लॉइडी, इसे कहते हैं पॉलीप्लॉइडी। ये क्या है? प्लॉइडी हमने पढ़ा कि नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स नहीं बदलते, लेकिन इसमें क्या हो गया, नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स बदल गए क्योंकि वो सेपरेट ही नहीं हुए, और इसीलिए इसको कहते हैं पॉलीप्लॉइडी हो जाना। एक सेल में प्लॉइडी का बढ़ जाना और एक सेल में प्लॉइडी का कम हो जाना, पॉलीप्लॉइडी। ये हमें एनाफेज में देखने को मिल जाती है। अगला हमारा लास्ट है, दैट इज़ टीलोफेज। टीलोफेज की बात करें तो टीलोफेज में क्या होता है, ये सभी जो क्रोमैटिड्स हैं इस तरह पे अपने अपने अलग पोल पर आ जाते हैं। ये पोल था इनका जहाँ पर ये ट्रैवल करके यहाँ पर इकट्ठे हो गए। जो क्रोमोसोम थे वो वापस अपनी क्रोमैटिन फॉर्म में आ जाते हैं। जो सेल बाहर का हिस्सा है वो धीरे धीरे एक कंस्ट्रिक्शन फॉर्म करता है। या एक्चुअली पूरे सेल के दौरान एक साथ ही ये चीज़ें होती हैं। ऐसा नहीं होता कि कम्प्लीटली ये अलग हो जाएगा उसके बाद सेल। जैसे जैसे ये अलग होना शुरू होते हैं ना एनाफेज में, अलग अलग पोल्स पर ट्रैवल करना शुरू कर जाते हैं सेपरेट होकर, वैसे वैसे ही ये साइटोप्लाज्म अंदर को कंस्ट्रक्शन बनाता जाता है और सेंटर पर जब जुड़ जाता है तो जैसे ही ये अपनी डिस्क्रीट एलिमेंट्स में टूटते हैं, ये क्रोमोसोम जो इस तरह के थे अब वो वापस डीएनए कंटेंट में टूट गए हैं, यहाँ अपने पोल्स पर वापस आते, तो ये 2 डॉटर सेल्स में ऐसे टूट जाता है। जिसके पास अपना न्यूक्लियस है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वापस आ जाता है, उसके अंदर क्रोमैटिन पड़ा हुआ है, न्यूक्लियोलस वापस आ चुका है, और सभी की सभी जो ऑर्गेनेलीज हैं वो भी वापस आ चुके हैं। ये होता है टीलोफेज में। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वापस आ जाता है, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियोलस वापस आ जाता है। जो क्रोमैटिड्स हैं वो वापस अपने डिस्क्रीट एलिमेंट्स में बन जाते हैं। जो क्रोमैटिन है उस फॉर्मेशन में वापस आ जाते हैं, डीकंडेंस कर जाते हैं। ये कंडेंस्ड फॉर्म थी, ये डीकंडेंस्ड फॉर्म है, इसमें वापस आ जाते हैं। इसके वापस आते ही जो ये जितने भी क्रोमैटिड्स हैं ये अपने अपने पोल्स पर इकट्ठा हो जाते हैं, टूट जाते हैं, वापस अपनी ओरिजिनल जो उनका क्रोमैटिन मटेरियल है उसमें वापस आ जाते हैं। ये कंडेंस्ड फॉर्म था, ये डीकंडेंस्ड फॉर्म है। जो साइटोप्लाज्म है वो डिवाइड करना शुरू कर देता है, वो डिवाइड करता हुआ कंस्ट्रक्शन बनाता हुआ कंप्लीट सेल डिवीजन। बीच में ये मेम्ब्रेन जुड़ जाते हैं, जैसे जैसे कंस्ट्रक्शन और ज़्यादा डीप होती जाती है। एनिमल सेल्स में ये फरो बनती है। एनिमल सेल्स में जो साइटोकाइनेसिस होती है वो फरो की वजह से होती है, और धीरे धीरे ये जो मेम्ब्रेन है ये आपस में बीच में सेंटर में जुड़ जाती है और 2 डॉटर सेल्स बन जाती हैं जिनमें इक्वल अमाउंट ऑफ डीएनए होता है, इक्वल अमाउंट ऑफ जो जिनकी प्लॉइडी सेम होती है, इक्वल अमाउंट ऑफ डीएनए होता है, और ये बिल्कुल अपने पेरेंट सेल से मैच करती हैं। इसीलिए इसे इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं। यहाँ पर हमारा माइटोसिस कंप्लीट होता है। अब इसमें हम दोबारा एक रिवीजन ले लेते हैं। जो माइटोसिस है, माइटोसिस को एम फेज़ कहते हैं, इक्वेशनल डिवीजन भी कहते हैं। इसमें 2 फेजेस होते हैं, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। पहले न्यूक्लियस डिवाइड करता है, फिर साइटोप्लाज्म डिवाइड करता है। कैरियोकाइनेसिस में 4 फेजेस होते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। सीक्वेंस है इनका कि प्रोफेज पहले आता है, फिर मेटाफेज, फिर एनाफेज और फिर टीलोफेज। और टाइम वेरिएशन में प्रोफेज को सबसे ज़्यादा टाइम लगता है और एनाफेज को सबसे कम टाइम लगता है। प्रोफेज से अगर हम स्टार्ट करें तो पहला फेज़ माइटोसिस का प्रोफेज होता है जो एस और G2 के बाद आता है। इस प्रोफेज में जो कंडेंसेशन है वो स्टार्ट होना, जो क्रोमैटिन की कंडेंसेशन स्टार्ट होना शुरू होती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन धीरे धीरे डिसअपियर करना शुरू कर देता है। जो एस फेज़ में सेंट्रोसोम डबल हुआ था वो ऑपोजिट पोल्स पे चला जाता है, न्यूक्लियोलस डिसअपियर कर जाता है।
और जो न्यूक्लियर एनवेलप है वो धीरे धीरे ब्रेक डाउन शुरू कर देता है, और ये धीरे धीरे ब्रेक डाउन, दिस इज़ प्रोफेज। और ये जो है जहाँ पर देर इज़ नो बाउंड्री बिटवीन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। अब न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच में कोई बाउंड्री नहीं रही, ये कौन सा फेज़ है? ये है मेटाफेज। सभी के सभी ऑर्गेनेलीज डिसअपियर कर जाती हैं प्रोफेज में। मेटाफेज जैसे ही सारा पूरा कंप्लीट न्यूक्लियर एनवेलप डिसअपियर करता है, हम उसे मार्क कर देते हैं कि अब मेटाफेज स्टार्ट हो चुका है। ये मेटाफेज का सबसे पहला स्टेप है कि न्यूक्लियर एनवेलप डिसअपियर कर जाएगा, क्रोमैटिन कंप्लीटली क्रोमोसोम में कंडेंस हो जाएगा, क्योंकि सारा का सारा मटेरियल अब क्रोमोसोम्स में कंडेंस हो चुका है। इसीलिए इस फेज़ में, मेटाफेज में, बहुत आसान होता है क्रोमोसोम की मॉर्फोलॉजी को स्टडी करना, उसके स्ट्रक्चर को स्टडी करना। इस प्रोसेस में, मेटाफेज में क्या होता है कि एक क्रोमोसोम के ऊपर सेंट्रोसोम से स्पिंडल फाइबर्स आते हैं और उसके काइनेटोकोर से अटैच हो जाते हैं। एक क्रोमोसोम पर 2 स्पिंडल फाइबर्स अटैच होते हैं। जो स्पिंडल फाइबर्स होते हैं वो क्रोमोसोम्स को खींचकर इक्वेटोरियल प्लेट पर लाते हैं। वो इनको खींचकर इक्वेटोरियल प्लेट पर इस तरह से लेकर आते हैं। इक्वेटोरियल प्लेट कहते हैं, मेटाफेजिक प्लेट या स्पिंडल इक्वेटर कहते हैं। स्पिंडल इक्वेटर सिमेट्रिक भी हो सकता है, जैसे कि एनिमल सेल में, जिसमें 2 इक्वल हाफ्स हो जाते हैं, लेकिन प्लांट सेल में ये एसिमेट्रिक हो जाता है, जिसमें अनइक्वल सेल डिवीजन होती है। और इसकी एग्जांपल हम लिख सकते हैं जब पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है। जब पोलन ग्रेन बनता है तब उसमें एसिमेट्रिक स्पिंडल फॉर्मेशन होती है, जिसकी वजह से अनइक्वल सेल्स बनते हैं। और वो 2 सेल्स कौन से हैं? जेनरेटिव सेल एंड वेजिटेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल बड़ा होता है और जेनरेटिव सेल छोटू सा होता है। वो इसी वजह से होता है क्योंकि एसिमेट्रिक स्पिंडल बनता है, उसके अंदर वैक्यूल बहुत ज़्यादा स्पेस कवर करता है, इसलिए। उसके बाद अब सभी के सभी मेटाफेज में सभी के सभी क्रोमोसोम्स जो हैं वो मेटाफेजिक प्लेट पर आ चुके हैं। एनाफेज में अब वो मेटाफेज प्लेट से वो क्रोमोसोम्स अपने अपने क्रोमैटिड्स में टूटकर ऑपोजिट पोल्स की तरफ चलना शुरू करेंगे। वो जो उनकी मूवमेंट है टुवर्ड्स ऑपोजिट पोल्स, जिसमें जो उनकी आर्म्स है वो पीछे की तरफ ट्रेल कर रही हैं, आर्म्स उनकी पीछे की तरफ यानी कि मेटाफेजिक प्लेट की तरफ है, और उनका सेंट्रोमियर जो है वो सेंट्रोजोम की तरफ है। इस फेज़ को बोलते हैं एनाफेज, जिसमें एक एक क्रोमोसोम का एक एक क्रोमैटिड एक एक डॉटर सेल में जाता है। एक केमिकल होता है कॉल्चिसिन जो यहाँ पर एक्ट करता है। अगर इस पोजीशन पर, एक्चुअली ये मेटाफेज पर एक्ट करता है, क्योंकि स्पिंडल फाइबर की फॉर्मेशन मेटाफेज में होती है। मेटाफेज पर कॉल्चिसिन एक्ट करता है और कॉल्चिसिन इस स्पिंडल को बनने नहीं देता। जब स्पिंडल नहीं बनता तो क्रोमोसोम्स अपने क्रोमैटिड्स में सेपरेट नहीं हो पाते, जिसकी वजह से एक ही सेल को क्रोमोसोम नंबर ज़्यादा मिल जाते हैं, जिसकी वजह से पॉलीप्लॉइडी की सिचुएशन हो जाती है। लास्ट फेज़ आता है टेलोफेज, जिसमें जो क्रोमोसोम्स थे या जो क्रोमैटिड्स थे वो अपनी अपनी पोजीशन को, जिन्होंने ट्रैवल किया था एनाफेज में ऑपोजिट पोल्स की तरफ, टीलोफेज में वो कम्प्लीटली ऑपोजिट पोल्स पर आकर अपनी जो आइडेंटिटी है उसमें उसको छोड़कर क्रोमैटिन में कन्वर्ट हो जाते हैं। और जो साइटोप्लाज्म है वो धीरे धीरे डिवाइड करना शुरू करके सभी ऑर्गेनेलीज उसमें वापस आ जाती हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन उसमें वापस आ जाती हैं। उस फेज़ को हम बोलते हैं टीलोफेज, जो लास्ट फेज़ होती है, जिसमें वो वापस अपने पेरेंट सेल की तरह डॉटर सेल्स बन जाती हैं। ये था मेटाफेज़। अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे जो साइटोकाइनेसिस हैं टीलोफेज में, एनिमल साइटोकाइनेसिस कैसी होती है और प्लांट साइटोकाइनेसिस कैसी होती है। और फिर लास्ट टॉपिक होगा हमारा मियोसिस, जिसको कंप्लीट करके ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। कीप स्टडिंग, कीप रिवाइजिंग। थैंक यू सो मच।